सूर्य का यह स्मरण और यह व्याख्यान उन्हीं की स्मृति में हम हर वर्ष अर्पित करते हैं। निसंदेह पद्म भूषण पंडित व्यास जी के यशस्वी पुत्र डॉक्टर राजशेखर व्यास जी हमारे बीच उपस्थित हैं और वे हर वर्ष पंडित जी के अनेक अनछुए पक्षों को यहां पर उद्घाटित कर उनके हिमालयीन योगदान की चर्चा और उनका पुण्य स्मरण कर हम सबको नए पक्षों से, अनछुए पक्षों से अवगत कराते हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं उप महानिदेशक दूरदर्शन नई दिल्ली में वे कार्यरत हैं। हम सबका अनुग्रह, प्रेम और स्नेह की वजह से वे हमारे बीच हर वर्ष उपस्थित होते हैं। यह हम सब के लिए बड़ा सुखद है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजशेखर व्यास जी को, वे आएं और पंडित जी के विस्तार फलक में से कुछ अनछुए पक्ष और कुछ स्मृतियों से हमें अवगत करें। आदरणीय प्रोफेसर ब्रिस्की जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, परम श्रद्धेय कृष्ण शास्त्री कानिटकर जी, डॉक्टर शिव शर्मा, डॉक्टर राधा वल्लभ जी, डॉक्टर भास्कराचार्य जी, डॉक्टर कुटुम जी, सभी विद्वज्जन, इधर कुछ अरसे से निरंतर दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य होता यह कि मैं सोचता हूं कि पंडित जी पर वे लोग बोलें जो उनके निकट संपर्क में रहे। पहले हुआ करता था, कुछ दिन ये क्रम रहा कि डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी, डॉक्टर सुमन, प्रोफेसर रथ, ये तो सब मालवा के हो गए, तो मालवा के रज बस गए। पर अभी भी भारत भर में पंडित जी से जुड़े बहुत सारे पुराने विद्वान मौजूद हैं जिन्हें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वे बोलें तो ज़्यादा सुखद, स्वाभाविक भी लगता है। मुझे चूँकि मैंने दुर्भाग्य इसलिए कहा कि पिता कम मिले, सौभाग्य यूँ कि पंडित जी खूब मिले और एक दूर से देखने का सौभाग्य मिला। तो उनके विभिन्न आयामों को जब देखता हूँ तो मैं कई बार चौंक जाता हूँ कि किस आयाम पर इस बार बात की जाए। कभी इतिहासकार व्यास जी पर बोल चुका हूँ, कभी उनके व्यंग्यकार पक्ष पर बात की है, कभी उनके फिल्मकार पक्ष पर बात की। 2 फिल्में कवि कालिदास और विक्रमादित्य उन्होंने बनवाई। ज्योतिषाचार्य व्यास जी का यह रूप तो सर्वव्यापी है और उस रूप ने उनके बहुत सारे रूप को ढक भी लिया है। कभी विक्रम विश्वविद्यालय के निर्माता की बात करें, कभी कालिदास समारोह के निर्माता की, कभी कालिदास अकादमी के निर्माता की, कभी विक्रम कीर्ति मंदिर जहां हम ये समारोह करते हैं वो न देते तो कई बार लगता कि ये समारोह होता कहाँ। कैसे एक आदमी सिंधिया शोध प्रतिष्ठान भी स्थापित कर देता है और चुपचाप कहीं अपना कोई नाम भी नहीं। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ ये उनका सर्वथा गौण, अदृश्य और बहुत छुपा हुआ सा, और वे खुद भी नहीं इस विषय पर कभी चर्चा करना पसंद करते थे। मैं जब 10th 11th में पढ़ता था तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे और उनका एक प्रमाण पत्र लगा दो तो फलानी फलानी जगह एडमिशन हो जाता है। तो मैं दुस्साहस करके उन तक पहुंचना बड़ा साहस का विषय था। पहुंचा कि मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र मिल जाए। तो उन्होंने बड़े विनोद में पूछा किसका? उनका आपका। तो मेरा प्रवेश हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो तुमसे किसने कहा कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूँ? उनका ऐसा लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े सेनानी रहे। क्या झूठ बोलते हैं, मेरा कोई योगदान नहीं। मैंने देखा कलेक्टर कार्यालय में भी उनका नाम कहीं दर्ज नहीं, न वो जो ताम्रपत्र की सूची जारी होती है वहां भी उस आदमी का कहीं नाम नहीं है। शायद दुष्यंत ने ऐसे लोगों के लिए कहा दुकानदार तो मेले में लुट गए, तमाशबीन दुकान लगा के बैठ गए। पर वे बहुत सारे सच्चे सेनानी कहीं सूचियों में नहीं मिलते। बड़े होने पर जो कुछ खोजा तो मैं चौंक गया। उनके पिता महामहोपाध्याय पंडित नारायण जी व्यास महाराज, जो लोग बाहर से आते हैं विद्वान, वे बड़े गणेश अवश्य जाते होंगे और बड़े गणेश के सामने उनके व्यास जी महाराज के पिताश्री की प्रतिमा है।
वे बड़े भारी विद्वान थे, संस्कृत साहित्य के, ज्योतिष के, व्याकरण के, और उनके शिष्य वर्ग में सर ओरेनस्टीन महोदय से लेकर कई बड़े बड़े नाम, खगोल के अपने युग के असाधारण, लोकमान्य तिलक महाराज और मदन मोहन मालवीय महाराज उनका बड़ा स्वागत करते थे। मालवीय जी महाराज उनसे 2 बार मिलने आए काशी से। तो सम्मेलन पत्रिका के मालवीय विशेषांक में ये उल्लेख, नारायण जी महाराज की बात कर रहा हूँ, पंडित जी के पिताश्री। तो ये हमने सुना था कि उनके 7,000 स्टूडेंट हैं, उनके शिष्य हैं, उनका एक बड़ा विद्यार्थी वर्ग है, और वो संस्कृत ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन करते थे बिना किसी राजकीय सहायता के। एक समय में एक साथ दोनों हाथों से लिखते थे, कहीं नारायण विजय पंचांग का भी कार्य करते थे, कहीं कोई व्याकरण साहित्य की सेवा भी करते थे। पर जो प्रमाण मैंने अब खोज निकाले, मैं साधिकार बता सकता हूँ कि उनके आश्रम में अनेक क्रांतिकारी भी छुपा करते थे। और अब ये महसूस होता है कि योगी अरविंद की तरह ये लोग क्रांति तो पंडित जी के, और अब तो मुझे इसमें भी कोई संशय नहीं रहा कि संन्यास भी एक किस्म की क्रांति है और क्रांति भी एक किस्म का संन्यास है। क्योंकि अरविंद को मैं भी भगोड़ा माना करता था बचपन में। जब महसूस किया तो समझ में आया कि क्रांति को हम समझेंगे तब जब आतंक से क्रांति निकल जाए। तो व्यास जी महाराज के घर में पैदा होकर ये आदमी 1902 में पैदा हुआ, पंडित सूर्य नारायण व्यास। पहली बगावत तो अपने घर से शुरू करता है कि घर की पैतृक परंपरा जो ज्योतिष है उसे वो नेपथ्य में ढकेल देता है, और 1916 से वो रक्त क्रांति में शामिल होता है। उसका साहचर्य सिद्धनाथ माधव आगरकर, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, और उस युग के तमाम उन क्रांतिकारियों से जिन्हें शचीन्द्र नाथ सैन्याल के अब मेरे पास 16 पत्र हैं, जिनमें सचिन बाबू निरंतर व्यास जी से आर्थिक मदद की बात किया कर रहे हैं। वो पंडित जी कभी उसमें 10 रुपये भूदेव विद्यालंकार के हाथ भेज रहे हैं, कभी 20 रुपये भेज रहे हैं। ये 18-19 के पत्र हैं। बंदी जीवन में अब इसका उल्लेख मैंने खोज निकाला। बालके शर्मा नवीन यहाँ से जा चुके थे प्रताप कार्यालय कानपुर, और हरिशंकर विद्यार्थी के जो पंडित जी का बेटा गणेश शंकर जी का, उसको पालन पोषण के अलावा प्रताप का कार्य देख रहे थे। उन दिनों वहाँ भगत सिंह भेष बदल के रहते थे। 1916 में महाकाल मंदिर में हरिजनों को प्रवेश को लेकर पंडित सुनैन व्यास की पहली गिरफ्तारी के समाचार मुझे प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व हरिजनों का प्रवेश वर्जित था। महाकाल मंदिर के अलावा रामघाट पर शिप्रा के स्नान के लिए हरिजनों का प्रवेश वर्जित था। तब सूर्यनारायण व्यास हरिजनों का एक जत्था लेकर जाते हैं और शिप्रा तट पर हरिजनों के साथ स्नान करते हैं। इस हेतु उनकी दूसरी गिरफ्तारी 1917। ये छोटी मोटी गिरफ्तारी जो 1 महीने के मुचल के और 15 दिन के बाद छूट गए, ये अखबार मैंने हैदराबाद में हिंदी समाचार पत्र संग्रहालय से खोजे। लेकिन इसके पहले कि मैं जानूं कि यह आदमी बहुत बड़ा क्रांतिकारी है, मुझे मनमथनाथ गुप्त से दिल्ली में मिलने का अवसर मिला। मैं अपनी एक पुस्तक की भूमिका लिखवाने उनके पास गया। तो मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो मनमथनाथ जी स्वयं आए। ये घटना बता रहा हूँ मैं 80 की। निजामुद्दीन में वेस्ट में रहते थे। कौन है? मैंने कहा मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। यहाँ हमारे दर्शन को कोई नहीं आता, सब इंदिरा गांधी के दर्शन को आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं सचमुच आप ही के दर्शन को आता हूँ। तो कहाँ से आए हो? उन्होंने फिर द्वार बंद कर दिया। नहीं, मेरे पास समय नहीं, दर्शन वर्शन नहीं देता हूँ। मुझे मालूम था पक्के लेफ्टिस्ट थे, वो नास्तिक थे। मैं फिर घंटी बजाई, मैं सब आप ही से मिलने आया हूँ, मैं उज्जैन से आया हूँ, मैं पंडित सूर्य नारायण व्यास का। अरे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ अंदर। फिर मैंने उनको भगत सिंह की एक दुर्लभ अप्राप्य प्रति, उसका बाद में मैंने पूर्णोद्धार जीर्णोद्धार सब किया। मेरी कहानी जो आयरलैंड के क्रांतिकारी डॉन ब्रेन की आत्मकथा थी, भगत सिंह ने जेल में अनुदित की थी, उसका मैंने अनुवाद प्रकाशित करवाया शंकर दयाल शर्मा जी से। उसका लोकार्पण हुआ। उसकी भूमिका शिव वर्मा और मनमथनाथ गुप्त ने लिखी। तो उस बातचीत में उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है तुम किस आदमी के बैठे हो? यहाँ सुनान जी व्यास का बैठा हूँ। मैं सोचा कोई ये आदमी बुढ़ापे में थोड़ा स्मृति भंश है इनका, बार बार ये क्यों पूछता है? बोले मेरे बड़े भाई मनमोहन गुप्त और तुम्हारे बाप ने गड़ोदिया डकैती करवाई थी। गड़ोदिया डकैती? मैं तो डकैती शब्द से थोड़ा डरा। बोले सरदार भगत सिंह को छुड़वाने के लिए दिल्ली में एक डकैती कांड हुआ था, जिसमें सेठ स्वयं ही अपना गल्ला फेंक कर खड़ा हो गया था और फिर बाद में चीखा के लूट लिया। उस सारे पैसे से भगत सिंह को छुड़वाने का एक षड्यंत्र रचा और उसके सारे आरोपी तुम्हारे घर में पकड़े गए। बाद में विशंबर दयाल शैल बिहारी। इस केस में तुम्हारे पिता को 19 महीने की सजा हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि वो तो मध्य भारत में हम लोग के क्रांति गुरु थे, तो उनका ये रूप बड़ा छुप करके काम करता था। वो राजाओं के राज ज्योतिषी भी थे। तो रतलाम महाराज के यहाँ किसी क्रांतिकारी को रखवा दिया मुनिम बनाकर, महाराज देवास के यहाँ किसी को रखवा दिया, महाराज ग्वालियर के यहाँ कोई को छुपा दिया। तो उन्होंने कहा कि जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने एक राष्ट्र यज्ञ कैलेंडर का प्रकाशन किया पंडित जी ने। उज्जैन में चित्रकार थे मुकुंदराव भान। डॉक्टर शिव शर्मा ने अपनी एक पुस्तक मालवा के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, उसमें से मुख्य पृष्ठ पर छापा भी है।
मुकुंदराव भांड ने वो चित्र बनाया एक रंगोली में, पंडित जी ने उसके रंगीन ब्लॉक बनवाया उस युग में 37। और जिस दिन 31 में 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई, लाहौर कांग्रेस में कैलेंडर वितरित हुआ, 1 रुपए का एक, रातों रात हजारों कॉपी बिकी। वो सारा पैसा भगत सिंह के पिताजी को पहुंचा 31 में। यहां उज्जैन में बैठकर ये आदमी गुप्त रेडियो स्टेशन चला रहा है। ये साथ साथ व्यंगकार भी, 35 में व्यंग भी लिख रहे हैं, बहुत सारे अनेक काम इनके चलते हैं। 37 में यात्रा साहित्य पर एक किताब भी चल रही, सागर प्रवास। यूरोप यात्रा भी कर रहे हैं, एडल्फ हिटलर से भी मिल रहे हैं। इनके कितने विभिन्न रूप ये देखकर मैं चौंकता हूं कि ये राष्ट्रज्ञ कैलेंडर का प्रकाशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसके चित्रकार को बाद में उसके तमाम लोगों को नौकरी से निकाला गया, कई लोगों को उसमें पकड़ा गया, वितरण करने वाले गिरफ्तार हुए। पर वो सारे पैसे के आए उस युग में लगभग जो 1500 रुपये हुई थी सन 31 में, वो भगत सिंह के पिताश्री को दी मुकदमे लड़ने के लिए। उसकी सब वो बाद में चिट्ठी पत्री सब प्रमाण निकले। कैसे आदमी इन विभिन्न विधाओं से सामंजस्य रखता था। छोटा था तो मेरे आदर्श, अब तो ये शताब्दी बोनों की शताब्दी है, तो मेरे आदर्श धीरे धीरे दिवंगत होते चले जा रहे थे। व्यास जी महाराज बीमार थे 72 में, तो मैं उनके पास उनके चरणों में बैठता। एक उज्जैन में सुमन जी थे, बहुत बड़े कद के आदमी, तो उन 2-4 लोगों के पास बैठकर जीवन में कुछ सीखने का अवसर मिले। तो उन दिनों मेरे आदर्श जयप्रकाश हो गए 72-73 में। ये मुझे एक जीवित भगत सिंह दिखाई देता। मैं जयप्रकाश नारायण को सुनने और देखने तरसता था। उनके चित्र काटकर अपने अलमारियों पे, अपने पुस्तक में, अपने बैग पर, अपने कमरे में लगाता रहता था। पंडित जी हंसते होंगे कभी। उज्जैन में जयप्रकाश का आगमन हुआ। मैं तब तक ये नहीं जानता था व्यास जी कोई बहुत बड़ा आदमी। ये है कि हाँ सुमन जी आते पाँव छूते हैं इनके, कोई पीसी सेठी आता पाँव छू लेता है, बुजुर्ग इसलिए छू लेते होंगे, तो कोई बहुत बड़ा आदमी ये 10-12, 15 साल के बच्चों को कल्पना से परे। तो जयप्रकाश नारायण छतरी चौक में काम सभा है। अच्छा, भारती भवन का एक क्रम था कि 8 बजे बाद भारती भवन से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अनुशासन व्यास जी का अपने घर से ही शुरू होता था। 7:45 बजे घर बंद, उसके बाद भारती भवन में से प्रवेश निषेध और बाहर जाना भी निषेध, और कोई चले गया तो उसका घर में प्रवेश निषेध। बगीचे में सो, और किसी रिश्तेदार ने सुला लिया तो उसकी खैर नहीं, इसलिए सब 7:45 बजे भारती भवन में प्रवेश कर जाते थे। तो वो आम सभा तो विलंब से होती थी छतरी चौक में। उस रात माँ को मनाया कि मैं जय बाबू को सुनने जाऊंगा, और आप पंडित जी को मत बताना, मैं रात को चुपचाप आऊँगा, ये इधर वाला दरवाज़ा खुला रखना, मैं आके चुपचाप सो जाऊँगा। माँ जानती थी बच्चा किशोर हो रहा है, 15-16 साल की वय आने आ गई है, समझता है चीज़ों को। अखबारों में लिखने लगा था। तो छतरी चौक की उस आम सभा में भीड़ में बैठ गया चुपचाप सुनना। मेरे आदर्श, मेरे प्राण जयप्रकाश बोल रहे हैं। और जयप्रकाश कहते हैं कि